हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है साइकोलॉजी एज अ साइंस। यानी क्या मनोविज्ञान को हम विज्ञान के रूप में स्टडी कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि वैज्ञानिकता या साइंटिफिक जो स्टडी जो होती है, एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें कि फैक्ट्स की या तथ्यों की खोज करी जाती है और इस खोज के लिए वैज्ञानिक विधियों का सहारा लिया जाता है। तो प्राचीन काल में जब हमने विज्ञान को या साइंस को डिफ़ाइन किया था, तो यही माना था कि साइंस जो है किसी भी साइंटिफिक स्टडी जो है किसी भी सब्जेक्ट का एक क्रमबद्ध ढंग से स्टडी होता है, या क्रमबद्ध ढंग से जब हम ज्ञान को अर्जित करते हैं तो उसे विज्ञान कहते हैं। तो काफ़ी टाइम तक ये विचारधारा चलती रही, परंतु धीरे धीरे इस विचारधारा में थोड़े बहुत परिवर्तन आने शुरू हुए। यानी कि विज्ञान को एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में तो स्वीकारा ही है, परंतु इसके साथ साथ कारण और प्रभाव के बीच का जो रिलेशनशिप है इसको भी पहचाना जाने लगा। यानी कि किसी भी घटना के कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। ठीक है, और कोई कारण जब होगा तभी कोई भी चीज़ जो है वो अस्तित्व में आती है, या कोई भी रिएक्शन या कोई भी क्रिया होती है। हालांकि इसके ऊपर काफ़ी आपत्तियां भी उठाई जाने लगी और कई लोगों ने कहा कि सिर्फ कारण और प्रभाव के रिलेशनशिप को स्टडी करना ही वैज्ञानिकता नहीं होती है। तो परंतु काफ़ी वैज्ञानिकों ने, काफ़ी मनोवैज्ञानिकों ने इसको एक्सेप्ट भी किया, और इस प्रकार से किसी भी फैक्ट या तथ्य की खोज करने के लिए जब हम वैज्ञानिक प्रविधियों का सहारा लेते हैं और क्रमबद्ध ढंग से ज्ञान को अर्जित करते हैं, वो वैज्ञानिकता कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम विज्ञान को एक्सप्लेन कर सकते हैं या विज्ञान को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान भी एक ऐसा विषय है जिसमें ऐसा होता है, इसलिए हम मनोविज्ञान को एक विज्ञान मानते हैं। अब मैकगीगन ने तीन प्रकार से हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी विषय हैं, उनको क्लासिफाई किया था या उनको डिवाइड किया था। यानी उन्होंने तीन डिविजन्स या क्लासिफिकेशंस क्या बताई थी हमें: साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड मेटाफिजिकल डिसिप्लिन्स, यानी तत्व मीमांसा जिसको कहते हैं। अब ये क्या हैं? यानी साइंस के अंतर्गत हम उन विषयों को रखते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स सॉल्वेबल होती हैं और जिनको सॉल्व करने के लिए हम साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में ऐसे विषय आते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स या समस्याएं सॉल्वेबल तो होती ही हैं, परंतु उनको सॉल्व करने के लिए हम साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि और भी कई प्रकार की टेक्निक्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मानवीय क्षमताओं के अनुसार हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा तीसरा जो डिसिप्लिन उन्होंने बताया था वो है मेटाफिजिकल, यानी तत्व मीमांसा। यानी कि इस वर्ग में उन विषयों को रखा जाता है जिनका हल जो है, जिनकी समस्याएं सॉल्वेबल बिल्कुल भी नहीं हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार से कोई साइंटिफिक टेक्निक्स का इसमें इस्तेमाल नहीं होता। यानी जो दर्शन शास्त्र है या धर्म जैसी जो विषय हैं उनको हम इस वर्ग में रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन डिसिप्लिन्स का, यानी कि तीन वर्गों का हमें पता चला था। और मनोविज्ञान को हमने एक विज्ञान माना है क्योंकि इसकी जितनी भी समस्याएं हैं वो समाधान योग्य हैं, और इनके समाधान के लिए हम वैज्ञानिक विधियों का सहारा लेते हैं। जैसे प्रायोगिक विधि है, एक एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है जो काफ़ी यूज़ होता है साइकोलॉजी में, जिसके द्वारा हम डिफरेंट विषयों में या डिफरेंट जो सब्जेक्ट मैटर है, हमारा जो डिफरेंट विषय सामग्री है, उनको हम स्टडी करते हैं।
बेसिकली विज्ञान जो होता है, साइंस जो होता है, वो 3 बेसिक एजम्पशंस के ऊपर टिका है। क्या है वो 3 एजम्पशंस? एक तो विज्ञान की ये मान्यता है कि जो भी हमारा जगत है, वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, वो वास्तविक है, ठीक है, और ये इस बात से स्वतंत्र होता है कि हम कैसा अनुभव करते हैं, यानी कि हमारी अपनी फीलिंग्स जो हैं वो इतना मैटर इसमें नहीं करती। इसके अलावा कारण और प्रभाव का जो संबंध है वो पाया जाता है। और तीसरा जो एजम्पशन ये है कि जितना भी ज्ञान हम अपने विश्व के बारे में अर्जित करते हैं वो सारा वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। पर्सनल फीलिंग्स या पर्सनल एक्सपेक्टेशंस हमारे इस ज्ञान में मान्य नहीं है। तो इन 3 एजम्पशंस के अलावा किसी भी शाखा को, किसी भी विषय को विज्ञान का दर्जा पाने के लिए कुछ और कसौटियों पर भी खरा उतरना पड़ता है। और वो कौन सी हैं वो कसौटियाँ? सबसे पहली है ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी तथ्यों का प्रेक्षण करना। विज्ञान जो है तथ्यों के प्रेक्षण के ऊपर आधारित होता है। ज्ञान की कोई भी शाखा यानी किसी भी विषय को हम विज्ञान का दर्जा तब तक नहीं दे सकते जब तक कि उसको प्रेक्षण के माध्यम से या ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उसको स्टडी ना किया जाए। सेकंड क्राइटेरिया इम्पॉर्टेंट है, वो है स्पष्ट और औपचारिक अध्ययन पद्धति, यानी कि जो हमारा मेथड्स ऑफ स्टडी जो होती है वो एक्सप्लिसिट यानी कि स्पष्ट होनी चाहिए और फॉर्मल होनी चाहिए। यानी जैसे एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है स्टडी का, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी में, वो बहुत ही क्लियर है और बहुत ही एक्सप्लिसिट यानी कि क्रम से पूरा के पूरे जो लॉज हैं या विधियां हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो सारा लेड डाउन है, सेट ऑफ प्रोसीजर्स दिए गए हैं जिसके द्वारा ही हम किसी भी समस्या को स्टडी कर सकते हैं। थर्ड क्राइटेरिया है क्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी जो भी हमारे तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनको एकत्रित किया जाता है। चौथा है सिद्धांत यानी कि थ्योरी। विज्ञान में सिद्धांत का निर्माण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और बहुत ही क्रमबद्ध ढंग से हमारी ऑब्जर्वेशन के आधार पर जितने भी हमने फैक्ट्स को इकट्ठा किया है उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है और आगे की खोज के लिए मार्गदर्शन लिया जाता है उनसे, ठीक है। और इसके अलावा हमारा 5वां क्राइटेरिया होता है भविष्यवाणी और नियंत्रण, यानी कि जब हम किसी भी विषय सामग्री के बारे में कोई फैक्ट इकट्ठे कर लेते हैं तो उस फैक्ट के आधार पर हम फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी भी कर सकते हैं या हम फ्यूचर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो अब इन 5 कसौटियों के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो हम बिना किसी संदेह के ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे फिज़िक्स है या केमिस्ट्री जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो पूर्ण तरीके से विज्ञान के विषय हैं, बिकॉज़ ये पांचों के पांचों कसौटियों के ऊपर खरे उतरते हैं। परंतु अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो वो पहली जो 4 कसौटियाँ हैं उनके ऊपर तो ये पूरी तरीके से खरा उतरता है, परंतु जो 5वीं कसौटी है यानी प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल की, उसके ऊपर इतना खरा नहीं उतरता जितना कि बाकी के विषय उतरते हैं। और वो इसलिए क्योंकि मनोविज्ञान में हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं एंड ह्यूमन बिहेवियर एज वी ऑल नो काफ़ी हद तक तो हम उसको भविष्यवाणी उसकी या उसके ऊपर कंट्रोल तो कर ही सकते हैं, परंतु पूरी तरीके से हम किसी भी ह्यूमन के या मानव के व्यवहार को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक दी हुई सिचुएशन में एक व्यक्ति किस प्रकार से बिहेव करेगा। तो यानी कि थोड़ी सी ढील हम इस कसौटी के ऊपर मनोविज्ञान को दे सकते हैं, परंतु इसके बिना के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि मनोविज्ञान विज्ञान नहीं है, क्योंकि बाकी की कसौटियों के ऊपर वो पूर्ण तरीके से खरा उतर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से साइकोलॉजिस्ट का गोल क्या है, मेन लक्ष्य क्या है? मानव व्यवहार को जानना,
उसको वर्णित करना और उसकी भविष्यवाणी करने के लायक बनना। ठीक है, तो इसके ऊपर रेथस ने मनोविज्ञान के ये 3 गोल्स हमें बताए हैं कि जैसे कि बाकी के अदर साइंटिफिक विषय होते हैं उसी तरीके से साइकोलॉजी का भी यही गोल होता है कि ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट करना एंड कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये आपका बेसिक गोल्स होते हैं। तो इनको अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, यानी सबसे पहला गोल है व्यवहार को जानना और उसका वर्णन करना। ठीक है, ये प्रमुख समस्या है मनोवैज्ञानिकों के आगे कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के व्यवहार को जानने का, उसको समझने का प्रयास करना। इसके ऊपर काफ़ी गहन अध्ययन किया गया है। विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न सिचुएशंस में मानवों को डालकर उसके रिएक्शंस को स्टडी करना, जिसके लिए विभिन्न विधियों का या मेथड्स की भी सहायता ली जाती है। इसके अलावा मानव व्यवहार के साथ साथ पशुओं के व्यवहार को भी स्टडी किया जाता है। दोनों के व्यवहार में अंतर को ढूंढा जाता है। ठीक है, मानव व्यवहार को विभिन्न आयु स्तरों के ऊपर भी स्टडी किया जाता है, यानी कि बालकों का अलग, बच्चों का, युवाओं का और ओल्ड पीपल के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन भी मनोविज्ञान में किया जाता है। डिफरेंट फैक्टर्स को फेर बदल कर उसके प्रभाव को भी व्यवहार के ऊपर देखा जाता है, जैसे कि सीखना, अभिप्रेरणा, संवेग, बुद्धि। ये बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके माध्यम से व्यवहार को समझने और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। सेकंड जो गोल है साइकोलॉजिस्ट के आगे, वो है व्यवहार की भविष्यवाणी करना। ठीक है, अब हम ये तो समझ ही चुके हैं कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए कौन से ऐसे कारक हैं जो उत्तरदायी होते हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस संभावना के आधार पर हम थोड़ी बहुत किसी भी एक ह्यूमन बीइंग के व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यानी एक परिस्थिति में अगर ये पर्टिकुलर फैक्टर्स मौजूद होंगे, विद्यमान होंगे, तो वो प्राणी किस प्रकार से व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, मैंने अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टडी किया है, उसके व्यवहार को, और मेरे को ये स्टडी के आधार पर मैंने ये पता लगाया है, ये एनालाइज किया है कि उस व्यक्ति को, उस सब्जेक्ट को गर्मी बहुत लगती है, यानी गर्मी की वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और मतलब किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। ठीक है, तो ये हमने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के व्यवहार को जाना है और उसका वर्णन किया है। अब इस फैक्टर के आधार पे अगर हम उसके व्यवहार की भविष्यवाणी करें तो हम उसको ऐसी ही एक सिचुएशन में डालते हैं, यानी एक कमरे में हम उसको बिठा देते हैं और वहाँ पर हम वहाँ का पंखा ऑफ कर देते हैं। गर्मी का मौसम है, पंखा ऑफ कर दिया है और वो व्यक्ति जो है उस कमरे में बैठा है और हम उसके व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कुछ ही समय के बाद वो व्यक्ति जो है उसको गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, किसी भी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। अगर हम उससे कोई बातचीत करने की, कोई क्वेश्चनिंग करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल भी नहीं देगा। इनफैक्ट वो फ्रस्ट्रेट होकर क्रोधित रिस्पॉन्स देगा और इसके अलावा वो आक्रामक व्यवहार भी प्रदर्शित कर सकता है। तो इस तरीके से हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर वो ये कारक, मतलब गर्मी वाला कारक, यहाँ पे कारक क्या है, गर्मी वाला कारक हमने वहाँ पर उस सिचुएशन में डाल दिया है और हम उस प्राणी के व्यवहार को फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन में किस प्रकार का व्यवहार अभिव्यक्त करेगा। हालांकि जो ये भविष्यवाणी होती है वो इतनी भी हमारी परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि प्राणियों के व्यवहार को पूरी तरीके से उसका भविष्यवाणी करना इतना संभव नहीं है, परंतु कुछ एक लेवल पर या कुछ एक अंश तक हम उसके व्यवहार को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। संतोषजनक व्यवहार को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तीसरा गोल है हमारे यहाँ आगे हमारे पास, वो है व्यवहार को नियंत्रित करना।
यानी कि मानव के व्यवहार को कंट्रोल करना। तो इसके लिए हालांकि ये समस्या बहुत से लोगों ने गलत समझी है। कंट्रोलिंग ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। यानी कि कुछ लोग तो ये समझते हैं कि मनोवैज्ञानिकों का कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हम कठपुतली बना दें लोगों को, यानी उनके व्यवहार को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, उनको कठपुतली बनाना। पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मतलब ये है कि साइकोलॉजिस्ट ऐसा चाहते हैं कि अपने स्टडी के आधार पर हम थोड़ा सा हेल्प करें क्लाइंट्स को कि वो अपने बिहेवियर को चेंज करें ताकि उनको बेनिफिट हो। इस तरीके से सेवार्थी की मदद की जाती है कि जो क्लाइंट है, जो व्यक्ति है, सेवार्थी है, उसको लाभ मिले और वो अपने व्यवहार को परिवर्तित करके एक बेटर इंसान बन सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइकोलॉजी को एज अ साइंस के रूप में स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू गर्ल्स।